बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। ख़बरें आज आपके साथ 5 शेयर करनी है। सबसे पहले तो पाक चीन दोस्ती में दरार क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक बड़ा ओहदा देने की तैयारियाँ हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ मुसल्लह तहरीक शुरू करने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अगर एक फ़ोन कॉल आ जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आ सकती है। ये किसकी फ़ोन कॉल की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और कल एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। खबरों की तफसील पर आने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए और उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। अपनी स्टोरीज पर आने से पहले आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच बन गया है और वो आईनी बेंच बन गया है और वो अपनी वर्किंग 14 तारीख से शुरू कर रहा है। जिसकी ताख़ीर थी अब वो बन गया है। बिल्कुल। और एक ख़बर मैं भी बता दूं, और बड़ी तशवीशनाक किस्म की ख़बर है। आज तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं ये स्मॉग के। तकरीबन पूरा पंजाब बंद हो चुका है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए हैं। ऑफिसर्स को कहा गया है 50% या इससे भी शायद ज़्यादा वो घर से काम करना शुरू कर दी है। और मतलब बहुत ही एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आ रहा, यानी हद निगाह तकरीबन 0 हो चुकी है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए आप बीमारियां, सांस की और गले की डॉक्टर्स बता रहे हैं, और तकरीबन वो 1 करोड़ से ज़्यादा जानलेवा बीमारियां, जानलेवा खतरात हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह माफ़ करे और हमारी दुआ है अल्लाह करे कि जल्द ही इस पर काबू पाया जा सके। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। आ जाते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। चीन पाकिस्तान में अपने शहरियों को अपनी सिक्योरिटी फराहम करने पर इसरार कर रहा है और पाकिस्तान अभी तक इस पर इत्तफाक नहीं कर। ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों के ताल्लुकात में दरार आ रही है। नहीं, देखें, जहाँ तक उसकी सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल चाइनीज़ को सिक्योरिटी देनी चाहिए। ठीक है। जहाँ तक एक अगला सवाल है कि क्या उसमें फेल हो रहे हैं, हाँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। आप इसको फेल नहीं कह सकते। मतलब ये बहुत ही एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बहुत पाकिस्तान मुश्किल में है इस वक्त। पूरे के पूरे आपको पता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे दुश्मन। ये तो हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तान को जानबूझ के चाइनीज़ को सिक्योरिटी नहीं दे रहा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन कुछ इस तरह की मजबूरियां होती हैं, कुछ इस तरह की। अब कोई चाहेगा कि आपके कितने आर्मी के जवान चले गए, पुलिस के कितने जवान चले गए, सिविलियन चले गए, ऐसे लोग कीमती इस दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं। तो कोई चाहता है ऐसे कर लें। जजेस तक चले गए, कितने लोग चले गए, जर्नलों तक चले गए। तो मतलब ये बात नहीं है। लेकिन अब जो दूसरी डिमांड है ना, उनका राइट है उनको सिक्योरिटी मिले। पाकिस्तान अटमोस्ट कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है वो जिनके चुभ रहा है, जिनको CPEC, इस हिसाब से उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर अब इस तरह की डिमांड करना कि चाइना की सिक्योरिटी यहाँ आ जाए, यानी एक तरह से हम ये कहें कि चाइना की आर्मी यहाँ आ जाए, यानी एक तरह से उनके बूट ऑन ग्राउंड आ जाए पाकिस्तान में, एक तरह से वो ये। अच्छा, फिर उसके बाद इस चीज़ की ना हद नहीं होती, इस चीज़ की ना ये कोई लिमिट नहीं होती। आज जितने यूनिट आएंगे तो कहेंगे जनाब हम वहाँ, क्योंकि उनके हर जगह पे पाकिस्तान में काम हो रहा है। तकरीबन कराची में हो रहा है, सिंध में, इधर खैबर पख्तूनख्वा में, वो तरबेला में हो रहा है। मतलब CPEC हर जगह पे तकरीबन हर सूबे में काम हो रहा है, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे काम हो रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। अगर वो पाकिस्तान वो, तो फिर इसकी लिमिट नहीं होगी। तो ये एक बड़ी मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे फिर मसाइल बढ़ने का खतरा होता है और खदशा होता है। ये इतना, इससे आपको पता है। अच्छा, बात इतनी मामूली भी नहीं है, बात इतनी छोटी भी नहीं है, बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। आपने पिछले दिनों चाइना के सफ़ीर का एक बयान सुना, और उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर हम CPEC पे काम नहीं कर सकते। इस बयान को पाकिस्तान ने बड़ा सीरियस लिया।
और दफ्तर खारजा के तर्जमान ने भी यही कहा कि ये जो बयान है, ये जो चाइना के सफ़ीर का, ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आकाश नहीं। अच्छा, फिर सदर आसिफ जरदारी का चाइना का दौरा भी तो डिले हो गया। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। सदर साहब वापस आ गए हैं, दुबई गए थे, उधर हफ्ता 10 दिन लगाया है। अब वो कराची वापस आ गए हैं, लेकिन सुना है कि प्लास्टर उनका 4 हफ्ते का चढ़ा है। अब चाइना के सदर ने उनको एक ख़त भी लिखा है, प्रेसिडेंट शी ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब आपके लिए ये तशवीश है हमें, और एक तरह से तीमारदारी भी की है, और साथ ये भी लिखा है कि आपके दौरे के हम मुंतज़िर हैं। तो वो क्यों, अब बाज़ राय तो अल्लाह ताला आसिफ जरदारी साहब को शिफा अता फरमाए, लेकिन कुछ राय इसको भी डाउटफुल अंदाज में देख रहे हैं कि ये दौरा क्यों मुलतवी हुआ है, जो कि दौरा बिल्कुल होने वाला था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं पाकिस्तान के मफाद में नहीं है पाक चीन दोस्ती में। अगर किसी के भी मफाद में, देखिए पाकिस्तान को भी चाहिए चाइना की सपोर्ट, और चाइना को भी चाहिए। ये बात नहीं है कि चाइना को नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान से एक सवाल हुआ था ये और के मुसलमानों के बारे में जो कि चाइना में हैं, ठीक हो गया, वो भी गोल कर गए थे। यहाँ सवाल होता है और से मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से वगैरह, मगरबी मीडिया इधर उधर की शरारत कर देता है, वो भी खामोश हो जाते हैं। तो वहाँ भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में खामोश हो जाता है, पाकिस्तान उस पर नहीं करता है, एहतजाज भी नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ों में आपको याद होगा, गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद अफरीदी साहब ने भी कोई एक ट्वीट किया था जी, और बाद में वो ट्वीट उनको डिलीट भी करना पड़ गया था, और वो ये और के मुसलमानों के लिए था। वो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे इसमें बेहतरी आ जाए, और अगर ये किसी ज़माने में कोई हमने सुना कि जनाब कोई ब्लैक वाटर अमेरिका की, वो शायद हो सकता है कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई इस तरह की कोई सेटिंग हो आपस में, कोई ऑफ द रिकॉर्ड सेटिंग हो। लेकिन ये कहना कि जनाब चाइना इधर प्रॉपरली आ जाए और वो अपने लोगों की सिक्योरिटी करे, तो ये बेइज्जती भी है पाकिस्तान की। और दूसरी बात ये है कि वो अब कुछ लोग जिसको यूँ कहने लग गए हैं कि जनाब वो कौन सी कंपनी थी यार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक हो गया, वो आई तो फिर बाद में फिर आपको पता है वो किस तरह से वो कदम जमाती गई। तो ये कुछ जो है ना, ये चीज़ें हजम ना होने वाली हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के, सिकंदर सुल्तान राजा, ये 2.5 महीनों में रिटायर होने जा रहे हैं, 25-27 जनवरी तक। 5 साल। और वफाकी हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फाइज ईसा का नाम ज़ेरे गौर है। असल में कुछ नाम और भी ज़ेरे गौर हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है। अच्छा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि 3 नामों पर गौर होता है, 3 नाम दिए जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन लगाते हैं। वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, और अब अगर लगे तो शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब का इत्तेफाक होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि अगर काजी साहब का नाम आ गया तो उस पर तो उमर अयूब ने तो इत्तेफाक नहीं करना। उन्होंने तो अल्लाह अल्लाह करके कहा कि चलो शुक्र है वो बंदा रिटायर हुआ। उमर अयूब साहब तो उस पर अपना इत्तेफाक करेंगे नहीं। तो अगर वो इत्तेफाक नहीं करेंगे और अगर किसी दूसरे नाम पर शहबाज शरीफ इत्तेफाक ना करें, तो फिर अगर इनमें इत्तेफाक ना हो सके कुछ मखसूस मुद्दत में, तो फिर ये मामला चला जाता है पार्लियामेंट की मखसूस कमेटी को। वो कमेटी होती है 12 रुकनी, जिसमें 6 होते हैं हुकूमत के और 6 होते हैं अपोजिशन के। कौमी असम्बली से भी होती है, और 1/3 उन 12 में से यूँ समझ लें कि 1/3 है, तो 4 रुकन जो है ना सेनेट के होते हैं। उनकी अक्सरियत फिर जिधर हो जाए तो फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लगा, वो जिस तरह से पार्टियों का अपोजिशन की भी वो हिस्सा बकदर जुस्सा उसी हिसाब से वो होता है। तो अगर ये काजी फाइज ईसा साहब लग गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी है तो सारा कुछ सिलसिला इनमें और ज़राए बता रहे हैं कि यही सूरत हाल है, और अगर लग गए तो फिर
फिर तो तो फिर युवतियों की चीखें होंगी वो बिल्कुल। पहले ही। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ एक मुसल्ला तहरीक शुरू करने जा रही है? राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक टीवी शो में बात की है। तहरीक इंसाफ जब पिछली दफा भी आई तो बहुत सारी गनें पकड़ी गई, आपको याद होगा वो वीडियोस भी हमारे सामने आई, गनें लेके आ रहे थे बहुत सारे पुलिस के ऑफिशियल जहाँ पकड़े गए थे, कुछ एफसी वाले पकड़े गए, कुछ टीचर पकड़े गए। जब यहाँ से रिहा होके गए ज़मानत पे तो अली अमीन गंडापुर ने उन पे फूल छावर किए थे। अब मामला क्या है पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया कि खान साहब को क्यों अब आज सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रिहा भी हो गई, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फरमाइशी प्रोग्राम है, उन्होंने खुद ही कहा था कि अचानक फिर दोबारा एक्टिव होने की क्या दोबारा एक्टिव होने की वजह यह है कि खान साहब को किसी ने बताया अब आपको जल्दी जल्दी मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने लगे। अच्छा, हाँ, वो उसकी वजह है ना, इन्होंने एक कानून पास किया है, उस कानून के तहत तो फिर आपको पता है कि वो 3 महीने और उससे आगे 3 महीने 6 महीने तक तो चुप करके मिलिट्री के वैसे हवाले कर दो। लेकिन उसके साथ है एक दूसरी चीज़ भी है कि अब 9 मई के और GH के ऊपर हमले के वो वाक़यात और वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ हवालों से वो कोई वाइंड अप हो रहे हैं, वो कोई कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, कंक्लूड हो रहे हैं वो चीज़ें। तो अगर उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो मिलिट्री ने कस्टडी में ले लिया तो फिर क्या होगा। तो इसी तरह की कुछ इतलात हैं खान साहब को, और खान साहब अब झोंकना चाहते हैं कौम के बच्चों को। उनको कहते हैं जनाब आप 2-3 लाख लोग निकाल लो, मेरे बच्चे उधर बैठे रहे। उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि जी आप अपने बच्चों को क्यों? उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर हालात साजगार नहीं है। ये मैंने सुनाया भी था क्लिप आपको, लेकिन अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके बच्चों के लिए तो हालात साजगार नहीं है, बाकी दूसरों के बच्चों को मरवाने के लिए यहाँ पे हालात साजगार हैं। और राना सनाउल्लाह यानी हुकूमत कह चुकी है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, ये कफन मारना, लाशें, ये वो मारेंगे मर जाएंगे, इस तरह की बातें करना, अगर इस तरह का वो करेंगे तो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि फिर हम भी मजबूर होंगे, यानी रियासत भी मजबूर होगी कि फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को खुली छूट दी जाएगी। तो अगर ऐसा हो वहाँ से भी मुसल्ला आएँ और यहाँ से आगे, तो ये तो अल्लाह माफ़ करे सीधा सीधा तसादुम का खदशा है। ये तो लेकिन यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ओ भाई इस कैदी नंबर 800 चोर को अगर मिलिट्री कोर्ट्स भेजना है तो 12 घंटे से पहले भेजो। क्या मुसीबत मचाई हुई है, ये कोई काम है? ये कोई काम है? ये मुझे ये इस चीज़ की समझ नहीं आती। उसको बकरे खिला रहे हैं, इधर मुर्ग खिला रहे हैं, इधर देसी घी में पका पका के चॉकलेट्स खिला रहे हैं, एक्सरसाइज के 10-10 15-15 लाख की साइकिल्स हैं उनके दौड़ने के लिए जगह है, अयाशी में बिठाया हुआ है। तो आप क्या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो निकलें जनाब वहाँ से और पता नहीं हज़ारों लाखों लोग लेके आएँ, यहाँ पे आए, तसादुम हो जाए? उनको आने तो किसी ने नहीं देना। लेकिन तो आप जो मामला है, जिस तरह से आज मुलाकात नहीं होने दी, इस तरह से भेजें भाई इनको मिलिट्री कोर्ट, उधर ही चलाएं इनका मुकदमा, ताकि इधर सुकून तो हो। ये कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है? वज़ीर आज़म साहब बेचारा कभी उधर जा रहा है, कभी उधर। वो पहले वज़ीर उधर गए सऊदी अरब, फिर बाकू चले गए, तो सारी पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रांग करने के लिए इधर है, तो ये ऊधम और ये तमाशा लगा हुआ है। इकॉनमी कैसे स्ट्रांग होगी? अच्छा, भारतीय एक सहाफ़ी हैं LPK शाही, अच्छा, उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक फ़ोन कॉल नरेंद्र मोदी को कर देते हैं, हाँ, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान में खेलने का रास्ता खुल जाए। कुछ और भी लोग कह रहे थे कि अगर ये कॉल जाती है और नवाज शरीफ साहब कर देते हैं ये कॉल, तो मोदी साहब, हाँ, मोदी को, और वो क्योंकि मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये क्रिकेट का साफ़ी है, क्रिकेट रिपोर्टर है गालिबन, और क्रिकेट का साफ़ी है, और उन्होंने कहा है कि मोदी साहब को भी जो है ना वो क्रिकेट से बड़ा शगफ है, उनको बड़ी दिलचस्पी है, और नवाज शरीफ साहब तो प्लेयर भी रह चुके हैं, इनको भी दिलचस्पी है। और इत्तेफाक से आज आपने देखा लंदन में नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें भी कर दी कि जी भारतीय क्रिकेट टीम को मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान आए खेलना चाहिए। असल में मशवरा वो हुकूमत को दे रहे हैं, क्रिकेट टीम तो नहीं आ सकती ना खुद से, असल में मशवरा हुकूमत को दे रहे हैं।
और अगर वो कॉल चली गई, अब ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब कॉल करते हैं या नहीं करते। अगर वो कॉल चली गई तो फिर हो सकता है, हर जहाँ भी बात फंसती है या मामलात फंसते हैं तो सब नवाज शरीफ से रब्ता करते हैं। हमने पिछले दिनों 26वीं आईनी तरमीम के दिनों में हमने देखा कि मौलाना साहब जहाँ अटक गए तो वहाँ पे फिर वहाँ पर भी नवाज शरीफ के जाने से ही काम बना, और इधर भी कॉल नवाज शरीफ, तो फिर नवाज शरीफ को क्यों नहीं ले आए? ये बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि हाँ, जब उन्हीं से ही सारे काम ठीक करवाने हैं तो फिर उन्हीं को बिठा दें। ये आप अपने अच्छा, आज उन्होंने फिर लंदन में ये भी कहा कि अमेरिका से भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बिल्कुल ऐसे कहा, मैच्योर पॉलिटिशियन इसी तरह से कहता है। वो जब निकला तो उन्होंने ये तो कहा कि ये 5 जजेस बुक्स से भरे बैठे हैं, और बाद में एक लफ्ज ने साबित किया कि वो बुक्स से भरे बैठे थे, एक। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि हम बुक्स से भरे। आज उन्होंने फिर पीटीआई के एहतजाज पे भी कोई बात की है कि ढंग का एहतजाज करें। ढंग का भाई एहतजाज करना भी है, इसी तरह को बात की थी ना, एहतजाज करना भी है तो आप ढंग का एहतजाज करें। ये बच्चों शच्चों को जमा करा के गाड़ियों को पीछे दौड़ा देना, ये यही कह रहे थे नवाज शरीफ साहब। तो ये सूरत हाल। चलते अपनी लास्ट स्टोरी पर। कल एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, और ये मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब की। हो सकता है वो जोराने पे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन आ चुके हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा भी, मरियम नवाज शरीफ भी होंगी, और वो अपनी रिहाइश गाह एवन फील्ड में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी एक ब्रेकिंग है कि अब की बार उनके जाते हुए भी और उनके आते हुए भी एवन फील्ड के सामने एक यूथिया या यूथनी भी कोई नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। वो बेचारे वो अब डर के नहीं आते उधर, ठीक हो गया। अब वहाँ आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। मौलाना साहब हो सकता है कल जोराने पे या कल इशाइये पे आएँ और वहीं पे उनकी मुलाकात हो, कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। अब मौलाना साहब की ये मुलाकात कुछ अहम भी हो सकती है। भाई मुलाकात तो इधर भी हुई थी ना, लेकिन लंदन में दोनों की और वहाँ पे मुलाकात होना, और फिर ये है कि जी ये ऐसी मुलाकात हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब अगर उस मुलाकात में ये 3 लोग बैठते हैं, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब और मरियम नवाज साहबा, तो फिर तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी ना। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बिल्डिंग्स, हाँ, बातें आउट हो जाती हैं, बागड होती हैं, बहुत सारे अंदर जासूस बैठे होते हैं। वहाँ तो डिफरेंट सूरत हाल है। तो इस वजह से ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल होगी। अब देखते हैं इस मुलाकात में तय क्या पाता है, क्योंकि वहाँ जाके मुलाकात करना ये एक मामूली डेवलपमेंट नहीं है, गैर मामूली डेवलपमेंट है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।